है और कल है 25 तारीख। छठे चरण का वक्त है। छठे चरण में जहां पर 8 राज्यों में कल मतदान का दिन है और इस चरण में कुल 889 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत चुनावी इस दौर में ईवीएम में कैद हो जाएगी। 2024 के छठे चरण में दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल और बिहार की 8, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4 और ओडिशा की 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इस चरण में खासतौर पर दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है। बीजेपी की भी इस पर नजर बनी हुई है। इसका कारण दरअसल ये है कि पिछले 10 साल से, यानी कि 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 2019 की, बीजेपी की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था और इस बार मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है राजधानी दिल्ली की इन सभी 7 सीटों पर। चूंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन में दिल्ली में अपने धुरंधरों के साथ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली में पारा बढ़ा हुआ है गर्मी का और सियासी पारा भी इस वक्त जबरदस्त चढ़ा हुआ है राजधानी दिल्ली का। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई ऐसे दिग्गज हैं जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, करते हुए दिखे, क्योंकि अब तो कल वोटिंग का दिन है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने भी प्रचार किया। प्रियंका गांधी तो खास चेहरा है कांग्रेस का। दिल्ली की 7 सीटों पर कुल 162 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन नजर जो सबसे ज्यादा है वो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर है। तो क्या है दिल्ली की सीटों पर चुनावी समीकरण और कौन कौन है चुनावी मैदान में, आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। साथ ही आपको दिल्ली से ग्राउंड जीरो पर भी क्या हालात हैं, उम्मीदवारों का क्या कहना है, उनकी हालत कैसी है, क्या है वोटिंग की तैयारी, ये भी समझाएंगे। साथ ही इस चरण में 8 राज्यों में चुनावी समीकरण क्या कहते हैं ये भी आपको समझाएंगे। देखिए, 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। कल छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इसमें दिल्ली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि देश का दिल है दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली और छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है। दिल्ली की 7 सीटों पर कुल 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4:3 का फॉर्मूला तय हुआ। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। इसके अलावा बीजेपी ने 7 सीटों पर 6 नए चेहरों को मौका दिया है। 7 सीटों में से 6 अपने सिटिंग एमपीज के भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिए इस बार। अब टिकट काटने का सीधा क्या मैसेज ये है कि परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं थी या फिर फीडबैक उस तरीके से नहीं था जो बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया, सोच समझकर ये फैसला लिया गया। सिर्फ एक लौते ऐसे मनोज तिवारी कैंडिडेट हैं जिन्हें रिपीट किया है बीजेपी ने। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट है वो मनोज तिवारी की सीट है, जहां पर कन्हैया कुमार कांग्रेस से उन्हें सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बीजेपी के भी बड़े चेहरों को चुनाव प्रचार करते हुए देखा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए, चूंकि आम आदमी पार्टी के लिए तो अब अरविंद केजरीवाल जो कि अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने मनोज तिवारी पर जब भरोसा दिखाया है तो उसको लेकर भी चर्चाएं अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। दिल्ली में इस बार बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया। जानकारी ऐसी कि फीडबैक बेहतर नहीं था, बीजेपी को लगा कि चेहरे बदलने चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 4 जबकि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन ने यहां 4:3 का फॉर्मूला अपनाया। दिल्ली की 7 सीटों पर कुल 162 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से ही है। मुद्दे अलग अलग सीटों की अलग हैं। 7 सीटें हैं और दिल्ली के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिस पर दिल्ली का कब्जा, केंद्र में सरकार उसी की बनती है। क्या 2014 और 19 वाला प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली से मेरे साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, कल 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं राजधानी दिल्ली पर, 7 सीटें। सबसे पहले ये बताइए कि चुनावों की तैयारियां क्या सभी पूरी हो गई हैं? देखिए, बिल्कुल चुनावों की तैयारियां पूरी हो गई है। 7 सीटों को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं दिल्ली में, खास करके एनडीए मतलब बीजेपी और इंडी गठबंधन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव आयोग की ओर से भी तैयारियां पूरी है। जगह जगह जहां पर ईवीएम पोलिंग सेंटर पर पहुंचना था वहां पहुंच चुकी है। मेन पावर्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं और देर शाम तक जहां जहां नहीं पहुंचे हैं, चाहे हम आउटर दिल्ली की बात करें या फिर वेस्ट दिल्ली की बात करें, तो उन इलाकों में पहुंच जाएंगे।
करीब 25 से 30 हजार दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी तैनात किया गया है। कई ऐसे सेंसिटिव बूथ भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, खास करके अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में 7 सीटों पर जहां बीजेपी 7-0 से जीत का दावा कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है, 5 सीटों पर लड़ रही है, तो 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो ये लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, तो देखना दिलचस्प होगा। 3 सीट, माफ कीजिएगा, आउटर वेस्ट की जो है वो 3, मतलब 3 कांग्रेस और 4 आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो अगर हम सीटों की बात करें एक एक करके, नई दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी की लीडर बांसुरी स्वराज फर्स्ट टाइम वोटर्स फर्स्ट टाइम जो है सो चुनाव लड़ रही हैं और उनमें काफी जोश देखने को मिला। वो लगातार काउंटर अटैक भी करती आई है आम आदमी पार्टी को लेकर के, महिला है। और दूसरी बात अगर हम बात करें साउथ दिल्ली की, तो साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी से सही राम है, जो पहले भी कई पार्टियों में रह चुके हैं। कांग्रेस क्योंकि मनोहर, बीजेपी ने 6 नए चेहरे उतार दिए, सिर्फ एक चेहरा रिपीट किया। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तैयारी अपनी है। वो बात अलग है कि पंजाब में आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ गुंजाइश पूरी की गई है, यानी कि किसी भी तरह से गुंजाइश छोड़ी नहीं गई। चाहे वो बीजेपी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात कर लें, बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन इन्हीं चुनावी दौरान, इन्हीं चुनावी माहौल के बीच में कई ऐसे बयान भी सामने आ गए, कई ऐसे केस भी सामने आ गए जिसका सीधे सीधे चुनावों पर असर होगा। अब ये असर होगा कैसे, ये अपने खास मेहमानों से हम समझ लेते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार पर चाहे वो थप्पड़ कांड हुआ हो या फिर अरविंद केजरीवाल का अंतरिम जमानत पर बाहर आना हो, उसके बाद ये जो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले हैं ये दूर तक निकले हैं और बीजेपी मौका लगाए बैठी है कि इनका फायदा किसी भी तरीके से चुनाव में उठा लिया जाए। मनोहर, आप रहिएगा, आगे फिर आपका रुख करेंगे। आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV ग्रुप के। साथ ही साथ अरविंद मोहन सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर ITV ग्रुप। और हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक सर, चूंकि देश की राजधानी है दिल्ली, देश का दिल है दिल्ली, और दिल्ली के इन 7 सीटों पर निगाहें सबकी हैं। बीजेपी ने जो 6 नए चेहरे उतारे, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आ गई हैं, तो क्या इसमें कोई सक्सेस आप देख रहे हैं? चुनौती तो हर चुनाव होती है, इसीलिए, लेकिन एक बात हो सकता है, अपने मनोहर जी बताए, मुझे कहीं ये नहीं दिखाई दिया जैसे अखिलेश और राहुल गांधी की मीटिंग साथ में दिखाई दी। दिल्ली में चूंकि साथ में चुनाव है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी तो इसीलिए आए थे कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वो साथ में कांग्रेस के साथ उनके लिए राहुल गांधी इतनी तपस्या किए, उनको बचाने के लिए अभिषेक सिंघवी ने पूरी जान लगा दी। और ऐसी स्थिति में लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी के साथ उनकी कोई सभा मुझे तो नहीं दिखाई दी। अब आज तो समाज को खत्म हो गया है कल। तो आश्चर्य की बात यही है कि इतना बड़ा देश भर में प्रधानमंत्री पद के दोनों उम्मीदवार, क्योंकि केजरीवाल जी भी सपना तो वही देखते हैं, ये छोटी बात। तो इसलिए उम्मीदवार भाजपा ने बदले, क्योंकि उनको लगता है कि उनको और जिम्मेदारी, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है, तो कई नेताओं को जिनको हटाया बदला गया है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, कई ऐसे सांसदों को वापस विधानसभा में भेजा, मंत्री भी बनाए गए, बहुत वरिष्ठ नेताओं को 5 बार रह चुके। तो दिल्ली में मेरा ऐसा मानना है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए जैसे मीनाक्षी लेखी जी को हटाया गया है, तो हो सकता है कि उनको पार्टी कहीं और, हम और आप तो डिसाइड नहीं करते, उन्होंने इसलिए बदला कि मनोज तिवारी का चेहरा आज भी कन्हैया कुमार, देखिए कन्हैया कुमार बेगूसराय में मेरा ख्याल है कि अरविंद जी को ज्यादा याद होगा, लेकिन मेरी याददाश्त के हिसाब से बेगूसराय में बहुत बुरी तरह हारे थे। चाहे लेफ्ट पार्टी का बड़ा हो, लेफ्ट पार्टी तो वहां बेगूसराय में कभी गढ़ भी रही है। ऐसी स्थिति में वो अपने घर में तो जीत नहीं पाए, यहाँ पर आए हैं तो ठीक है, JNU के नाम पे भारत विरोधी जितने नारे लगा सकते हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर सकते हैं, मुस्लिम समर्थन कर सकते हैं, ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस तो ऐसे पर निर्भर करती है, या जैसे बांसुरी स्वराज जी के सामने किसको खड़ा किया गया। अभी स्वाति मालीवाल का मामला तो अभी आया है, जितना गंभीर आरोप आए हैं वो तो सबके सामने है, वो खुद सामने आ गई, सांसद है, लेकिन इससे भी पहले कुरानन भारती ने तो अपनी पत्नी पर कुत्ते छोड़ दिए, मारा पीटा, वो अदालत तक मामला गया। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि एंड वक्त पर आए हैं, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली का दंगल अपने आप में बेहद दिलचस्प है।
हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अजय कुमार झा भी जुड़ गए हैं। लेकिन हिमांशु जी, पहले आपके पास मैं आ रही हूं, अजय जी और अरविंद सर के पास भी हम जाएंगे। दिल्ली के लिए हिमांशु जी, कहा जाता है कि दिल्ली की सीटों पर जिसका कब्जा, केंद्र में उसकी सत्ता। इससे पहले इतिहास आप अगर उठाकर देखेंगे, 1914 हो, उससे पहले सभी चुनावों में जिसकी ज्यादा सीटें रही हैं केंद्र में, प्रधानमंत्री उस पार्टी का रहा है। क्या आपको लगता है इस बार 2014 और 2019 वाली जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में उतनी आसान होगी? आसान नहीं, सर्टन होने वाली है। उसकी सिर्फ वजह एक ही है, मैं सीधा बता देता हूँ। देखिए, पहले एक आंकड़े देख लीजिए आप, अगर हो सके तो हमारे लोगों को भी दिखाइए कि 2014 में और 2019 में, और 2019 की तो जहां तक बात करें, वहां पर आम आदमी पार्टी को अकेले लड़ते हुए 18.5% वोट मिले थे। कांग्रेस को तकरीबन 22%, 23% वोट मिले थे, और भाजपा का वोट 56 या 58% है जहां तक मेरी जानकारी। तो दो मिला के एक बाजू 40-42% वोट और दूसरी तरफ 56%। अभी ऐसी तो कोई घटनाएं हुई नहीं कि जिससे इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। अगर ऐसे इस हिसाब से खाली आंकड़ों के हिसाब से ही देखें ना, तो ये तो सर्टन लगता है कि दिल्ली की सातों सीटें भाजपा जीत जाएगा। उसके साथ में देखिए, एक तरफ जब तक केजरीवाल जी जेल में थे एक सिंपैथी का वेव था, मगर वो जेल से बाहर आए हैं चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव प्रचार के लिए जैसे ही बाहर आए, वैसे स्वाति मालीवाल का मुद्दा आ गया। दूसरी तरफ जेएनयू से उठा के आपने कन्हैया कुमार को इंपोर्ट कर दिया बेगूसराय से सीधा दिल्ली के अंदर। तकलीफ क्या हुआ? कन्हैया कुमार को थप्पड़ खाने पड़े। ये सभी ने देखा है आजकल। और इसमें दिल्ली की प्रजा भी, देखिए, हम दिल्ली के बाहर बैठ के अगर ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो दिल्ली की प्रजा इतनी पागल तो नहीं है। तो आंकड़ों के हिसाब से देखें और जो हो रहा है उसके हिसाब से देखें। चुनाव प्रचार करने की बजाय आजकल केजरीवाल जी अपनी सफाई देने में और स्वाति मालीवाल के ऊपर आरोप लगाने में लगे हुए। नतीजा ये है कि राहुल गांधी सभा करते हैं, दिल्ली के अंदर दोनों पार्टनर है। जैसे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो कल होने वाला इलेक्शन है, कल जो होने वाली वोटिंग है, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और दिल्ली पर निगाहें सभी की हैं। अरविंद सर, यहाँ दिल्ली में ही कन्हैया कुमार को थप्पड़ लग गया। हालांकि सोशल मीडिया पर बाद में ये बताया भी गया, बहुत से लोगों ने चर्चा की भी कि थप्पड़ लगवाने वाले या फिर लगाने वाले कौन लोग थे, किससे ताल्लुक रखते हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का अंतरिम जमानत पर बाहर आना, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फेवर में जा रहा है, लेकिन फिर ये केस सामने आ जाना, जिसके बाद अब अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन आगे कौन पीछे, किसके फेवर में जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं? क्योंकि दिल्ली पर निगाहें पूरे देश की हैं। देखिए, अभी हिमांशु जी आंकड़ों की बात कर रहे थे। आंकड़े निश्चित रूप से 50% से ऊपर बीजेपी को दोनों चुनाव में मिले, लेकिन ये भी उससे ज्यादा बड़ा सच है कि बीजेपी को खुद अपने एमपी बदलने पड़े, क्योंकि उन आंकड़ों पे उसको भरोसा नहीं था। बल्कि एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि दिल्ली के जो 7 सांसद हैं काम में फिसड्डी साबित हुए हैं। वही तो, इसलिए वो आंकड़े अगर काम करते तो फिर बदलने की जरूरत नहीं। असल में बीजेपी ने एक बड़ी इंजीनियरिंग की है, इधर की थी। बीजेपी को माना जाता था ट्रेडिशनली व्यापारियों और पंजाबियों की पार्टी, जो खासतौर पर की पार्टी, और कांग्रेस को जुग्गी, यहाँ के गांव, इन सब का बाबू क्लास का वोटर, ये सब कांग्रेस के सपोर्ट। इधर बहुत तेजी से माइग्रेशन जब हुआ चार्ट के बाद, तो दिल्ली का सारा कंपोजिशन बदल। बीजेपी ने बहुत तेजी से ये बदलाव किया। मनोज तिवारी इसी चक्कर में अध्यक्ष बनाए गए, उनके पहले उपाध्याय इस चक्कर में अध्यक्ष बनाए गए, कैंडिडेट दिए गए उस तरह से। तो आपको भी यही वोट मिला, बीजेपी ने भी। तो एक तरह का बंटवारा हो गया था स्टेट और सेंटर के बीच। इस बार ठीक उल्टा हो गया है, वापस फिर से पुरानी चीजें बीजेपी दोहरानी कर रही है, और सिर्फ एक मनोज तिवारी रह गए हैं जो पुराने रबिया कैंडिडेट में एकमात्र मनोज तिवारी रह गए हैं, और उनको भी मेरे ख्याल से सिर्फ इसी वजह से रखा गया। तो इसलिए फाइट एकदम अचानक बदली हुई लग रही। और इसमें ये जो घटनाएं होती गई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिहाई, स्वाति मालीवाल का आना, इन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता जा रहा है। और अभी ठीक ठीक बताना मुश्किल है कि किसका पॉजिटिव हुआ किसका निगेटिव हुआ,
लेकिन इतना कहने में हर्जा नहीं है कि कांग्रेस और आप का अलायंस और अरविंद केजरीवाल का वापस आना इससे पूरी लड़ाई को गरमा दिया है। ऐसी सीटों की चर्चा भी जिनके बारे में, जैसे बांसुरी स्वराज के या पश्चिम वाली सीट उदित राज और योगेंद्र चंदोलिया वाली सीट, इनके बारे में शुरू में लग रहा था कि बीजेपी को कोई मुकाबला नहीं। चंदोलिया बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं अपने हिसाब से, जो कामकाज करने के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, पति पत्नी दोनों का, तो इसलिए लग रहा था कि वहाँ कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अचानक लग रहा है कि सभी सीटों पे मुकाबला है और बिल्कुल, और मुकाबला बेहद दिलचस्प दिल्ली में इस बार है। अजय जी, बात जब दिल्ली की आती है तो फिर आपको क्या सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में हम जाते हैं तो सभी राज्यों के, सभी क्षेत्रों के अलग मुद्दे हैं, अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन दिल्ली देश का दिल, देश की राजधानी, जहां पर बिहार के लोग भी रहते हैं, जहां पर उत्तराखंड से लोग भी रहते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल से, पंजाब से भी लोग रहते हैं, और वोट यहीं पर उन सभी का है। ऐसे में दिल्ली में सबसे बड़ा फैक्टर क्या मोदी को मानते हैं, या फिर आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता जब वोट करने जाती है तो उनके जहन में क्या रहता है? देखिए, दिल्ली की बात जब हम करेंगे तो उसके जो एक्सप्लेनेशंस और डायनामिक्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे जो हम लोग दूसरे राज्यों के कंटेक्स्ट में सामान्यतः करते हैं। हालांकि वहाँ भी वो काफ़ी बार वो फिसड्डी ही साबित हो जाता है, क्योंकि लोग कास्ट फैक्टर, सोशल फैक्टर वगैरह वगैरह देखने लगते हैं और लीडरशिप को इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए नतीजा जो हम लोग नॉर्मली डिबेट्स वगैरह में सुनते रहते हैं उसके हिसाब से नहीं दिखता है। और जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो एक बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी तो है, और उसके साथ ही साथ दिल्ली के अगर सोशियो इकोनॉमिक और स्ट्रक्चर को हम देखें तो यह एक मिडिल क्लास सिटी है, और मिडिल क्लास सिटी में भी क्या है, बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, और ये यहाँ पर रहने वाले देश की घटनाओं से बाकी जगहों के लोगों से कम जानते हैं। बाकी लोगों की जगहों से मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जानते, बाकी लोग भी जानते हैं, बाकी जगहों के लोग भी, लेकिन यहाँ की जो सेंसिटिविटी का लेवल है बहुत हाई है। ज़्यादातर ऑफिस गोअर्स लोग हैं, थोड़ा मिडिल क्लास कुछ, चूँकि यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर वो बम्बई वाली बात है नहीं, तो मतलब ऐसे भी आप देखिए तो हमको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सारे देश के से लोग यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ सामान्यतः अब कोई इससे इत्तेफाक रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि सामान्यतः जब यहाँ जैसा कि देखा गया, ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली की में जब जो पार्टियां जीतती हैं उन्हीं की नेशनल लेवल पर सरकार बनती है सामान्यतः, अभी आपने भी बताया। तो इसका फैक्टर मेजर यही है कि यहाँ एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर तो है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही प्रबुद्ध कैरेक्टर भी है एट द सेम टाइम, और उसे पता है कि देश के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं अभी भी मानता हूं कि दिल्ली भाजपा स्वीप करने जा रही है, सारा सीट भाजपा लेने जा रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है। आलोक सर, अभी थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी का एक बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को मेरे खिलाफ उतारकर कांग्रेस ने मानो कि अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है और कल लोग जाकर बीजेपी के फेवर में यहाँ वोटिंग करने वाले हैं और प्रधानमंत्री एक बार फिर से मोदी ही बनने वाले हैं। क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है कि मनोज तिवारी मात्र एक ऐसे कैंडिडेट दिल्ली में बच गए थे, बीजेपी को लग रहा था कि ये रिपीट कर सकते हैं इसीलिए इन्हें उतार दें, और कन्हैया कुमार कहीं स्टैंड नहीं करते? ठीक है, हम वो तो नहीं कह सकते। कई लोग ऐसे हैं जो गाँव का इलाका भी उनका है, वहाँ कुछ नाराजगी, सड़क न बनी, चूंकि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों मनोज तिवारी के अधीन नहीं। लेकिन क्या है, जो बहुत सामान्य आदमी है, जब हम भी कुछ बात होती है तो स्थानीय मुद्दे आते हैं कि यही नहीं, देश के और हिस्सों में भी जहाँ भाजपा शासित है वहां भी ये समस्या आई है। तो मनोज तिवारी के लिए थोड़ी समस्या तो है ऐसे इलाकों में, और जहाँ जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जहाँ ऐसा प्रचार कन्हैया कुमार के लिए तो राहुल गांधी जी भी गए थे, और इसलिए इस तरह का प्रचार जिसका एक असर होता है, खटाखट आपको मिलने वाला है। खटाखट मिलने के मोह जाल में उनको पता ही नहीं है, इसे दस्तखत करा के। आलोक सर, आप भी खटाखट और फटाफट बोलने लगे। आजकल चुनावों में बड़ा चल रहा है खटाखट फटाफट। आज ही तेजस्वी ने कहा है सफाचट। मैं फटाफट तो बोल नहीं पाता, मैं सोच के बोलता हूँ जब आप मौका देती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि फटाफट खटाखट तो चुकी है, सबको मन में हंसने लगे। महिलाएं आप जो काम करवाती हैं, आपको भी कई अनुभव होंगे, वो लोग कहते हैं अरे भाई कैसे मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, मेरा बेटा बड़ा है उसको भी मिल जाएगा 1-1 लाख रुपया, ये कैसे आएगा? किस अच्छा जो मिडिल क्लास है
जो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स है, वो कहते थे ये क्या हो रहा है, ये 1-1 लाख यदि इनको दे देंगे, पहले ही कुछ लोग गरीबों को अनाज देने पर भी एक क्लास है दिल्ली में तो कहती है, या बेंगलोर में, मुंबई में, कलकत्ता में, कहती है इनको मुफ्त में दे रहे हैं। अब जब ये घोषणा उसको लाभान्वित करते हैं, लेकिन पिछला मैंने 2019 का अभी थोड़ी देर पहले मैं निकाल के रखा, मैंने भी बल्कि उस पर लिखा था, 2019 में भी उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी। उसके बाद तो छत्तीसगढ़ में सरकारें आई, दूसरी जगह भी भाषण दिया, कहीं भी ऐसे 1-1 लाख नहीं दिया। तो वो लोग उस समय भूल जाते हैं। हम लोग तो पुराना, मेरे पास आज कांग्रेस के स्टेशन राजीव गांधी के समय हुआ, इंदिरा गांधी तब भी रखे हुए हैं, तो किसी की लाइब्रेरी में मिल जाएगा, तो मेरे पास अपना रिकॉर्ड है। तो मेरा ये मानना है कि उससे आप इतना धोखा दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आरक्षण से ही मिलेगी। दिल्ली में मनोज तिवारी की चैलेंज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। आलोक सर जिक्र कर रहे हैं मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं, और फिर लेकिन हिमांशु जी, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा डिसाइसिव है। देखिए, जब दिल्ली की जनता विधानसभा के लिए वोट डालने जाती है तो फिर क्लियर मैंडेट देती है आम आदमी पार्टी को, वहीं जब लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, जब दिल्ली की जनता लोकसभा के लिए वोट डालने जाती है तो फिर क्लियर मैंडेट, क्लीन स्वीप बीजेपी कर लेती है। तो दिल्ली की जनता बहकावे में नहीं आती है। नहीं, बहकावे में नहीं आती है। और देखिए, जैसे आप ही ने बता दिया, मैं वही चीज कहने वाला था कि 2014 और 2019 के अंदर भाजपा को 7 की 7 सीट दी थी, तब लोकल गवर्नेंस किसका था? आपका था। तो प्रजा बहुत स्पष्ट है वहां पर। देखिए, प्रबुद्ध लोग हैं एक बाजू श्रमजीवी क्लास है। ये दोनों के मामले में भले ही झुग्गी बस्ती के लोग दिल्ली के अंदर आपकी दी हुई फ्रीबीज लेते रहे हो, जिनको भी मिल रही है वो, मगर जहां लोकसभा की बात आती है, देश की बात आती है, वो बहुत स्पष्ट है, वेरी डिसाइसिव, कि यहाँ तो हम लोगों को नरेंद्र भाई मोदी ही चाहिए। और ये जो चुनाव है ना छठे चरण का, मतलब ये 2024 का पूरा चुनाव, उसका सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी, और वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर, न के उम्मीदवारों के ऊपर। ठीक कह रहे हैं आप। और बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, जैसे आलोक सर ने बताया, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मगर तो जरा सी उसमें बता देता हूँ आपको। बीजेपी ने अपना रिशफल किया हुआ, नए उम्मीदवार लोकसभा में आ रहे हैं, और हर अभी पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन एक बात आपने ठीक कही, कल मेरी भी दिल्ली के कुछ लोगों से, खासतौर से महिलाओं से बात हो रही थी वोटिंग को लेकर, जहां मैं कैंडिडेट का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर महिलाओं ने कहा नहीं भाई, इनको हम वोट नहीं देंगे, इन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन फिर कुछ महिलाएं बोली भाई मोदी के लिए हम दे देंगे, क्योंकि हमें मोदी पर भरोसा है और मोदी के लिए हम इन्हें भी वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, इन्हें काम करना चाहिए था। तो हालात कुछ इस तरह के हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, विधानसभा इलेक्शंस में मनोदशा और जो सोच है वो कुछ और होती है, और लोकसभा इलेक्शंस को लेकर सोच एकदम अलग होती है। क्योंकि हम दिल्ली के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हुए हरियाणा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि छठे चरण में, यानी कि कल ही चुनाव में हरियाणा की भी 10 सीटों पर चुनाव होना है। सभी 10 सीटों को लेकर यहाँ हरियाणा की जनता को तय करना है कि किस पर भरोसा दिखाती है। यहाँ जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में पार्टी में फेरबदल भी हुए हैं, दल बदल भी हुए हैं, इधर से उधर जाने का सिलसिला भी बढ़ा है, ऐसे में हरियाणा की जनता को तय करना है कि दल बदल नेताओं पर भरोसा करना है, नाम पर भरोसा करना है, या काम पर भरोसा करना है, और किसे अपना वोट देना है। बिल्कुल, दिल्ली और हरियाणा ये दोनों ही राज्य सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली से सटा हरियाणा, और इन दोनों ही राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर कल एक साथ वोटिंग होनी है। हरियाणा की सियासत अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल अपने नेताओं की गुटबाजी और नाराजगी का सामना कर रहे हैं। सीएम के साथ कैबिनेट बदलने, साथ ही साथ कई सांसदों के टिकट कटने के बाद से बीजेपी में उपजी जो नाराजगी है वो चुनाव में दिखने लगी है। कई नेता प्रचार से नदारद नजर आए। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी से लेकर तमाम दिग्गजों की तरफ से वोट अपील की गई, प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन इन्हीं नेताओं के बीच जो नाराजगी है वो भी किसी से छिपी नहीं है, वो भी जग जाहिर है। और बीजेपी पर प्रेशर ये है कि वो 2019 का हरियाणा में सुनहरा इतिहास दोहराए, साथ ही साथ सभी 10 सीटों पर जोरदार वापसी एक बार फिर से करे। लेकिन साथ ही साथ जेजेपी, इनेलो जैसे दल भी चुनावी मैदान में जबरदस्त तरीके से इस बार ताल ठोक रहे हैं। 10 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार हरियाणा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या है हरियाणा में चुनावी समीकरण और क्या है ग्राउंड जीरो पर वोटिंग की तैयारी, इन्हीं सभी मुद्दों पर आपको अपडेट के साथ जानकारी हम दे रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे
जो ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज संवाददाता हैं वो लोगों के बीच में कैसे पहुंचे, लोगों से बात की, उसको लेकर एक एक जानकारी आपके सामने रखें। लेकिन 10 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार, जो कि बहुत ज्यादा है। कर्नाटक, यहाँ पर करनाल सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जो जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन सवाल ये, एंटी इनकम्बेंसी क्या काम कर जाएगी? क्या बीजेपी को नुकसान होगा? जाटों किसानों की नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? हरियाणा में बीजेपी ने जीत की डगर बना ली है, लेकिन वो कामयाब कितनी होगी ये देखना होगा। हरियाणा में किसानों का बीजेपी पर भरोसा है या नहीं, ये वोटिंग के जरिए पता लग जाएगा। दरअसल जाटों की, किसानों की नाराजगी हरियाणा से सामने आती है बीजेपी के खिलाफ। हरियाणा में बम्पर खरीद से किसान खुश हैं। अभय चौटाला का मकसद है कि पार्टी सिंबल को बचाना है। वहीं दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवारों के लिए जमानत बचाने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं गुटबाजी, क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा है। और अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, हमारे साथ रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं हरियाणा से, भिवानी से, जो कि हमें अपडेट देंगे चुनावों की। कल वोटिंग की तैयारी हो चुकी है पूरी क्या रवि? साथ ही साथ राजनीतिक दलों के सामने वहां पर चुनौतियां क्या क्या हैं? ग्राउंड पर चूंकि आप मौजूद रहते हैं, लोगों का क्या रुख है, किसका पलड़ा भारी नजर आता है? क्या जीत 2014 वाली, 2019 वाली बीजेपी रिपीट कर पाएगी हरियाणा में इस बार? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, हालात बदले बदले से हैं। इस बार चुनावी पारा जहां पर गर्म है, वहीं तापमान भी पूरा टेम्परेचर का टॉर्चर भी देखा जा रहा है। 48 डिग्री के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख पाएंगे तस्वीरें। लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह जो है कम नहीं हुआ है। भले ही सियासी उलटफेर हुआ है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले गए थे, उसके बाद एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चुनौतियां भी हैं। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव जो है मोदी बनाम हुड्डा, क्योंकि हुड्डा के जो है कई सारे कैंडिडेट्स हैं चुनाव मैदान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हुड्डा रोहतक से अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सीट बचा पाएंगे, एक बड़ा सवाल ये है। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ की चाहे बात करें, हिसार संसदीय क्षेत्र की बात करें, मार्जिन पर कहीं कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोनीपत सीट का भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं ये तो माना जा सकता है कि जहां एक तरफ बीजेपी दावे कर रही है कि 10 की 10 सीटें जीतेगी, 11 कमल खिलाएगी, 11वां जो उपचुनाव है मुख्यमंत्री के लिए, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी दावेदारी जता रही है। वहीं कांग्रेस भी एक बार फिर से ये कह रही है कि इस बार वो स्वीप करेंगे। लेकिन बहरहाल जनता का मूड जो है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। कल नरेंद्र मोदी आए थे भिवानी में, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आए थे, तो यहाँ हवा बदली बदली सी दिखाई दी थी। इसके अलावा राहुल गांधी 2 रोज पहले आए थे, उन्होंने भी अपने अंदाज में, अपने तरीके से लोगों से वोट की अपील की थी, संविधान बचाने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग जो है, बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि संविधान को तो कोई खतरा ही नहीं है। यानी ओबीसी आरक्षण की कहीं बात आती है, मुस्लिम अल्पसंख्यक आरक्षण की बात आती है, मुद्दे कई सारे हैं। एक मुद्दा ये भी है कि किसान आंदोलन का, कि आखिर किसान कितने नाराज हैं। जो सबसे ज्यादा है, किसानों की नाराजगी क्या कहीं मुश्किलें तो नहीं पैदा कर देगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। और कल होने वाली वोटिंग पर निगाहें हम सभी की हैं। रवि जांगड़ा, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। हरियाणा में जिस तरीके से अभी तक की खबरें मिल रही हैं, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, चुनौती हो सकती है। लेकिन इन चुनौतियों से पार करना ही पार्टी की यहाँ पर असली परीक्षा भी है। बिल्कुल, और इसी पर आगे चर्चा भी करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। हरियाणा के समीकरण क्या हैं, क्या मुद्दे हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी रहने वाली हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।